हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोफीचर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस टॉपिक पर डिस्कशन किया था। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का लेने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो उस सेल्फ कॉन्शियसनेस को आज हमें यूज करना है और अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो गेट रेडी विथ योर सेल्फ कॉन्शियसनेस स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक है आज का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पढ़ रखा है कि लिविंग का वर्ड, यानी लिविंग का मतलब हो जाता है, लिविंग के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं। लिविंग के लिए क्या? बायो यूज कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है वो बायो में देखने को मिल रही है। तो इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है क्या? सिंपल वन वर्ड में कहें तो बायो डाइवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी हम बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी कर रहे हैं या फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, इस एक बड़ी छोटी सी बात आप समझिए कि आप अपने पास परिवेश में तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, कैट, डॉग, काऊ, बफेलो। ठीक है, समटाइम आपने एलिफेंट भी देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, मैंगो ट्री, हाँ, बनाना ट्री, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे साइनोडॉन, छोटे मोटे घास। तो कई वैरायटी के आपने प्लांट देखे होंगे, बहुत सारी वैरायटी के आप एनिमल्स भी देखे होंगे। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक चीज इसमें क्या कॉमन दिखती है कि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करते हैं? वेरी करते हैं। उनमें वेरिएशन है, उनमें डिफरेंसेस है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे अगर हम कैट और डॉग को कंपेयर करें तो उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका साइज है, जो उनकी मार्फोलॉजी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ मार्फोलॉजी ही नहीं बल्कि उनका जो जीन है, जो इंटरनल जो जीन है, वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जीन है या उसकी जो बॉडी का शेप, साइज या स्ट्रक्चर है, वो दूसरे वाले से डिफरेंट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक ही ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनकी जो शेप साइज है वो मोस्ट मिलती भी हो। अगर मैंने कहा काऊ, तो जितनी भी वैरायटी है काऊ की वो बिल्कुल काऊ के जैसी है। ठीक है, पर अगर मैं उसको बुफेलो से या फिर कैट से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली काऊ और कैट में आपको फर्क दिखने को मिलेगा। तो एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक लिस्ट बनाओ कि नंबर ऑफ एनिमल्स या नंबर ऑफ प्लांट व्हाट यू नो, क्या जो भी आप जानते हो, तो मुझे लगता है कि 10-20 नाम आप बनाएंगे या थोड़े ही बहुत नाम बनाएंगे, जिसके बाद आपका जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा। भाई अगर कोई जूलॉजिस्ट है बहुत बड़ा या बॉटनिस्ट है तो भाई उसकी अलग बात हो गई, वो करिश्मा कर सकता है कि बहुत सारे नाम लिस्ट आउट कर सकता है। पर बेसिकली इतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, उसके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ नाम याद रखने से ही काम तो होगा नहीं, वो उसकी ऑरिजिन क्या है, वो कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे प्रोड्यूस हुए, वो उनके अंदर जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो कैसे इवॉल्व हुए, उनका फाइलोजेनिक रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीजें किसी ऑर्गेनिज्म में पता करना मतलब बहुत बड़ा डेटा हो जाता है, बहुत ही बड़ा डेटा हो जाता है। तो सिंपल हम लोग ये कहते हैं कि बहुत ऑर्गेनिज्म है, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म है, और वो एक दूसरे से बड़े अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो यहां पर डाइवर्सिटी का मतलब ही हो जाता है कि डिफरेंस,
डिफरेंस, वेरिएशन। तो एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग कि वेरिएशन देखने को मिल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके लिए एक बढ़िया डेफिनेशन आप क्या देख सकते हो कि आप वन लाइन में समझो बायोडायवर्सिटी क्या है। तो बायोडायवर्सिटी के लिए हम लोग बोलते हैं द नंबर एंड टाइप्स, दो चीजें, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, दो चीजें, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ refers to बायोडाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हमने दे दिया क्या कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब दो चीजें यहां पे, एक तो नंबर कई नंबर में है, बहुत ज्यादा नंबर में, दूसरा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कई तरीके के ऑर्गेनिज्म, कई तरीके, मोर इन नंबर मोर इन टाइप्स, इस अर्थ पे देखने को मिलते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये जो तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, दरअसल यही ही बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस की बात करें, मतलब थोड़ा सा आप समझो कि मैंने कहा डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन, वेरिएशन, या फिर इसको आप डिफरेंसेस बोल लीजिए, डिफरेंसेस। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब ही डिफरेंसेस, तरह तरह के, एक वाला दूसरे से, मतलब मान लो सपोज एक ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है एंड अनदर वन इज डी। तो आप देखिए कि ए बी सी डी, इनका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इनके जो फंक्शन है, इनके जो जीन है वो भी डिफरेंट है। तो जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जितने भी ये ऑर्गेनिज्म सब एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, अलग अलग है। और अब ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंसेस है, ये दो तरीके का होता है। पहला, एक वेरिएशन मॉर्फोलॉजिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन होता है, और दूसरा जेनेटिकल वेरिएशन होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन और जेनेटिकल वेरिएशन, ये दो वेरिएशन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अब इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करो कि वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज जेनेटिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, जेनेटिकल वेरिएशन, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन और जेनेटिकल वेरिएशन ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब अगर मैं कैट और डॉग की बात करूं तो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली दोनों वो वेरी करते हैं। मैं काऊ बोफेलो की बात करूं तो मॉर्फोलॉजिकली भी वेरी करते हैं और जेनेटिकली भी वेरी करते हैं। भाई अब काऊ बोफेलो जैसा तो दिखता नहीं, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज है और उसकी जो नेचर है, उसकी जो जीन है वो डेफिनेटली बोफेलो से अलग है, इसी वजह से तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी अलग है। तो इसलिए याद रखना, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल वेरिएशन आर द डिफरेंसेस ऑकर among the living organism which are presented on earth, that is the called what the biodiversity, और इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक चीज यहां पे देख लेते हैं कि ये तो हमने कहा चलो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कौन कौन से टाइप्स हैं, तो वो जो टाइप के बेस पे हमने देखा तो उसमें दो ही वजह से वो टाइप्स बढ़ते चले जा रहे थे, एक मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा जेनेटिकल वेरिएशन की वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हमको देखने को मिल रहे थे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि यहां पे नंबर की बात की, तो नंबर की बात करें
तो हमारी बुक में जो डेटा देता है वो कैसे डेटा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है, इतनी स्पीसीज है। ये डेटा आपको दिमाग में रखना है भाई, कि बुक कहती है मेरी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर है, और ये स्पीसीज हमको पता है, मतलब ये क्या है, नोन है। दूसरा डेटा ये भी कहती है कि इस अर्थ के ऊपर लगभग 50 मिलियन स्पीसीज हैं, मतलब इस अर्थ के ऊपर 50 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि अभी हमको पता नहीं है, रोबस्ट है, मतलब अननोन है, ठीक है। चलो ये अननोन हो गए, मतलब अभी हमको इतने ही स्पीसीज लिस्ट आउट किया है हमने, इतने की जानकारी है हमें, लेकिन ये अनुमान है, ये अंदाजा है कि हमारे अर्थ पे इतने स्पीसीज हैं। अब ये वाला डेटा सही भी है या नहीं, इसमें भी बड़ा सस्पेक्ट है, पर ये एक अंदाजा है कि लगभग 50 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे सरवाइव कर रही है, पर हमने बस इतने ही अभी तक फाइंड आउट किए हुए हैं। सिंपल। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि इसमें से 1.7 to 1.8 में से आपको मैं बता दूं कि 1.2 मिलियन, ये जो 1.2 मिलियन है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पीसीज है। कैसे स्पीसीज है? प्लांट स्पीसीज है। पर स्टूडेंट 0.5 मिलियन ये जो बच जाता है वो एनिमल की स्पीसीज है। ये किसकी स्पीसीज है? एनिमल की। मतलब प्लांट की स्पीसीज जो है वो ज्यादा डिस्कवर की गई है अब तक एज कंपेयर टू एनिमल। मतलब प्लांट अभी तक ज्यादा खोजे गए हैं एनिमल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारी नोन डेटा है और हमारा ये अनुमान है, ये हमारा अनुमान है कि अभी तक अर्थ पे इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इतने जो 50 मिलियन है ये बिल्कुल अननोन है, हमने खोजे नहीं है। एक चीज और याद रखना है आपको कि ये जो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, उसमें माइक्रोब्स को मैंने नहीं इंक्लूड किया है। माइक्रोब्स का क्या मतलब हो जाता है? मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऐड किया ही नहीं है, मतलब बैक्टीरिया को। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं मैंने इसमें जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जो यूनिसेलुलर फंगस हैं, ये जो प्रोटोजोवन हैं, इनको ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो माइक्रोब्स नहीं है, तो मैं एक वर्ड यहां पे लिख दूं आपको कि माइक्रोब्स आर नॉट इंक्लूड्स इस डेटा में, क्योंकि अगर इसमें माइक्रोब्स ऐड कर देंगे तो ये जो 50 मिलियन स्पीसीज है ये डेटा ब्रेक हो जाएगी, तब ये और भी बढ़ जाएगी, ये डेटा और भी बड़ी हो जाएगी। हमने माइक्रोब्स को छोड़कर मत ये बताया है कि 50 मिलियन अर्थ पे सर्वाइव कर रही है और हमें ढूंढना है और हम ढूंढने में लगे हुए हैं। तो माइक्रोब्स नॉट इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट, यहां एक नोट पॉइंट रखेंगे कि इस वाले डेटा में जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि माइक्रोब्स इसमें इंक्लूड नहीं किए हमने। ठीक है, नहीं तो ये डेटा 50 मिलियन से भी अबव जाने लगेगी, क्योंकि वैरायटी फिर उसमें बैक्टीरिया के फिर बहुत सारे टाइप्स चलने लगेंगे, तो स्पीसीज ऑटोमेटिक भागने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान देना। तो हमारे पास अर्थ पे इतनी स्पीसीज नोन है, मतलब अब जो भी हम स्टडी करेंगे इतने पे बात करेंगे। ठीक, चलिए स्टूडेंट, एक चीज आपको मैं बताता हूं कि करना क्या है। ये जो भी स्पीसीज है 1.7 to 1.8 मिलियन, वो एनिमल और प्लांट मिला करके है, तो इसके नाम याद रखना इनफ है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। सिर्फ नाम से तो काम होगा नहीं भाई, नाम याद रखना, इसकी ऑरिजिन, इसका जीन, इसके जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है, इसकी प्रॉपर्टी और किस और लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, वो सारे इवोल्यूशनरी रिलेशन, वो सारी चीजों को अगर हम एक जगह रिकॉर्ड करें
तो ये बहुत ही बड़ा डेटा बनेगा और मैन्युअली तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में आप स्टडी करें। तो ये बहुत ह्यूज हो जाएगा, बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। ठीक है, इस डेटा को मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, ताकि इस डेटा को थोड़ा सा मैनेज कर सकें, सारे ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो सारी डेटा है उसको एक जगह समराइज करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में एक नई ब्रांच आई है जिसको हम लोग कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं यहां नोट डाउन कर ले रहा हूं, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये वाली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें जितने भी ये काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी डेटा को स्टोर किया गया। टू स्टोर द डेटा ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द डेटा ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर स्टोर्ड। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म का डेटा स्टोर किया गया है। ये मैनुअली नहीं किया गया है, मतलब कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें सारे डेटा को फीड किया गया है, क्योंकि ये मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है। इतने मिलियन स्पीसीज के नाम याद नहीं रख सकते हो, बाकी डेटा का कितना बड़ा बॉटनिस्ट हो, कितना बड़ा जूलॉजिस्ट हो, पॉसिबल मैनुअली। ठीक है, कुछ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पर थोड़े थोड़े डेटा को, उसके हर एक प्रॉपर्टी को समझना, जानना, और तो वो डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम उस सारे डेटा को स्टोर करते हैं। ये वाली चीज आपको याद रखना है। तो व्हाट अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच ऑल द डेटा, ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर स्टोर्ड, सब स्टोर किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट भाई, अब आते हैं, देखते हैं कि इतनी सारी स्पीसीज है, इतनी सारी स्पीसीज है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, और ये तरह तरह के ऑर्गेनिज्म है, मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सब एक दूसरे से वेरी है, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके का ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि हाउ वी विल अरेंज दिस डेटा, इस डेटा को अरेंज कैसे करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कैसे? सब भीड़ तो मची हुई है, तो कैसे इसको समझेंगे? ठीक है, इतना बड़ा डेटा है ये, देन हाउ वी विल अरेंज दिस डेटा, या हाउ आई कैन हेल्प द बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी की हेल्प कैसे करें, कैसे इसकी हेल्प करें ताकि हमें बायोडाइवर्सिटी अच्छे से समझ में आए, बायोडाइवर्सिटी में पड़े ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म की डेटा हम तक पहुंच पाए, या इतनी बड़ी इस कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे सुलझाएं। तो जो आंसर आता है, वो आंसर आता है स्टूडेंट, वो आंसर आता है टेक्सोनॉमी। क्या आंसर आता है? टेक्सोनॉमी। तो इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक चीज है, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के जरिए हम जो है इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। साइंटिस्टों ने यही इसका एक काट निकाला है, एक जवाब निकाला है। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम बन के आई जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म आए, तो उसी समय से उन्होंने टेक्सोनॉमी करना शुरू किया। टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या है? सिंपली टेक्सोनॉमी के अंदर जो है हम लोग एक चीज देखेंगे टेक्सोनॉमी के अंदर कि सब एक क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक है, और ये तो लास्ट में करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन ये देखते हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर से भी पहले क्या करते हैं? तो उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स को समझना जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये तीन मेन काम होते हैं, इसमें तीन मेन काम होते हैं। टेक्सोनॉमी में तीन मेन काम होते हैं। जब भी टेक्सोनॉमी वर्ड आए तो आप ये तीन चीजें तो होती हैं, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ नॉमेनक्लेचर, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वी कैन मैनेज दिस मिलियन डेटा। फिर ये मिलियन, बिलियन, क्या ट्रिलियन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डेटा कितनी भी बड़ी हो जाए, दीज थ्री
मेथड, ये 3 तरीके से हम बायोडायवर्सिटी की हेल्प कर सकते हैं, हम इस बड़े से डेटा को मैनेज कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी की ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को समझ सकते हैं। तो इन तीनों को हम एक वर्ड में बोले तो उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं टेक्सोनॉमी। देखिए टेक्सोनॉमी जो होती है, अभी हमने बताया कि इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और ये छोटी मोटी नहीं, ये काफी बड़ी ब्रांच है स्टूडेंट, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, it's a branch of biology which deals with the study of characterization, ठीक है, characterization, next identification, nomenclature, then classification, then documentation। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, टेक्सोनॉमी अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये 5 चीजें होती है सर, ठीक है। सिंपली आप देखेंगे कि जो मेजर वर्क है इसमें वो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये जो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये 3 मेजर वर्क है। पर बाकी के दो वर्क हैं, कैरेक्टराइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन, हम इस पे भी स्टडी करेंगे क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ द टेक्सोनॉमी का पार्ट है। तो स्टूडेंट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, ये स्पीसीज नोन है, ठीक है। और ये जो अननोन स्पीसीज है वो है 50 मिलियन, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी का सबसे बड़ा एम ये है कि वो इस अननोन स्पीसीज को क्या करे? आइडेंटिफाई करे। तो ये चीज आपको याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि जितने भी अननोन स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना ही टेक्सोनॉमी का सबसे बड़ा एम है, ठीक है। दिस वन इज द एम ऑफ टेक्सोनॉमी, कि उसको सर्च करे, उसको आइडेंटिफाई करे। सबसे बड़ी चीज सबसे पहले आइडेंटिफाई करे उसको, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि टेक्सोनॉमी का क्या एम है, जो भी अननोन स्पीसीज है उनका क्या करना? आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। अब थोड़ी सी ये चीज देख लीजिए आप कि मैंने कहा टेक्सोनॉमी में इतनी सारी चीजें होती हैं, तो बेसिकली कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, हम इस पर स्टडी करने वाले हैं। कैरेक्टराइजेशन उसके कैरेक्टर को पहचानते हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टर को, फिर उस कैरेक्टर के बाद उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उसकी नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं, एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, और तब जाके हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस नहीं भूलना। और जब भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो आपको बता दें कि मेनी पीपल आर ट्राइंग मोर एंड मोर टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत समय पहले से ही साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करते चले आ रहे हैं, पर आज भी क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन अभी स्टॉप नहीं हुआ है, उसका स्टैंडर्डाइज्ड करते जा रहे हैं, उसके नए नए उसमें करेक्टर के बेस पे नए नए जो है आइडेंटिफिकेशन की वजह से उस क्लासिफिकेशन को स्टेबल कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, और लगातार क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि बगैर उसको क्लासिफाई किए ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, और क्लासिफाई करने के बाद उसको छोड़ देंगे नहीं, बल्कि उसको क्या करेंगे, उसका डेटा स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीजों के बारे में हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे, पर हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो भी टेक्सोनॉमी है उसका एम क्या है,
ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन जो है उसकी बेसिक नीड क्या है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बेसिक नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन, बेसिक नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज व्हाट। भाई क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन को, तो यहां पर एक पॉइंट ले सकते हैं आप लोग कि एम ऑफ टेक्सोनॉमी, या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन की नीड ही क्यों पड़ी, तो क्लासिफिकेशन की नीड यही है कि हम टेक्सोनॉमी को मैनेज करना चाहते हैं। टेक्सोनॉमी की डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो 1.8 मिलियन स्पीसीज है, तो उसको मैनेज करना, उसके बारे में डेटा रखना, ये बहुत ही ज्यादा एनफ है, ठीक, और मैनुअली पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें इसके नीड, इस क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। वैसे टेक्सोनॉमी में हम ये सारी चीजें करते हैं, पर हमें क्लासिफिकेशन ही एक, इन सारे मेथड में क्लासिफिकेशन ही एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है स्टूडेंट। तो यहां पे नीड क्या हो जाती है, जो पहली नीड है क्लासिफिकेशन की, वो क्या है कि पहले तो नई स्पीसीज ढूंढो। मैंने कहा ना, नई स्पीसीज, जो अननोन स्पीसीज है उसको ढूंढो। तो यहां पे एक वर्ड हो जाता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज। पहले तो न्यू स्पीसीज ढूंढो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको सेट करो इन इवोल्यूशनरी मैनर, या इन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, ध्यान समझो कि नए ऑर्गेनिज्म को खोजो पहले तो, ठीक है, इसके बाद उसको इवोल्यूशनरी मैनर में सेट करो। इवोल्यूशनरी मैनर का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो ये कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ये बी एंड दिस वन इज व्हाट द सी, तो सी जो है वो कहीं न कहीं वो इस तरीके से इस सारे ऑर्गेनिज्म को सेट करो ताकि इसकी ऑरिजिन के बारे में हमें पता चले, इसके एंसेस्टर के बारे में पता चले। अगर मैं कहूं सिंपली एक हाइपोथेसिस समझिएगा कि मैंने कहा कि ए से बी बना और फिर बी से जो है सी बना, तो दैट मीन्स सी से पहले कौन आया, बी आया, और बी से पहले कौन आया, ए आया। तो ये इनका ये जो मैनर है वो इवोल्यूशनरी मैनर है कि ए से इवोल्यूट हुआ तो बी बना, बी में इवोल्यूशन हुआ, बी से इवोल्यूट हुआ तो सी बना। तो ये एक इवोल्यूशनरी, मतलब ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन के बेस पे भी रखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिए कि पहले हमने बता दिए कि चलो ये पहले मैन हो गए, ठीक है, फिर इसके बाद इधर मंकी हो गए, और फिर मैंने कहा ये पहले मैन आ गए, फिर मंकी आ गए, इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे चिंपैंजी या ऐप आ गए, ठीक है, चिंपैंजी आ गए। तो ऐसा नहीं, इनका एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, इवोल्यूशन की एक जो सीरीज है उसको फॉलो करना, दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या इसी को फाइलोजेनिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनिक रिलेशनशिप में फिट करना ये बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे लिए क्या पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि स्टडी ऑफ द स्पीसीज टू एंड मैनेज द डेटा। सारे अगर आपको पता चल जाए तो स्टडी करिए आप, स्टडी ऑफ द स्पीसीज एंड मैनेज द डेटा। आप उनके डेटा को मैनेज करो, ठीक है, नए स्पीसीज पे स्टडी करो और उनका डेटा मैनेज करो। ये एक एम है, जो है टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा एम है, ठीक है। या क्लासिफिकेशन के लिए हमें उसकी स्टडी करनी पड़ी, ताकि अगर क्लासिफिकेशन से एक बेनिफिट ये हो गया कि अगर हम उसकी स्टडी कर पाएंगे तभी तो क्लासिफाई करेंगे। भाई बगैर स्टडी किए हम क्लासिफिकेशन स्टेप पहुंचेंगे कैसे, बगैर डिस्कवर किए न्यू स्पीसीज हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। तो कहीं कहीं क्लासिफिकेशन की भी नीड है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, कंजर्व टू स्पीसीज, कंजर्व टू स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज को कंजर्व करना है, सेव करना है, बचाना है, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितना फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है,
ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बिल्कुल एंड की ओर बढ़ रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमें उनको सेव करना है, हमें उनको बचाना है। हमारी बायोडायवर्सिटी को पहचानने के लिए उनका होना बहुत जरूरी है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसे जो बिल्कुल एंड की ओर रहती हैं, उनको रेड डेटा वगैरह में कंजर्व करके रखते हैं, तो हम लोग रेड डेटा पे भी बात करेंगे। ठीक है। तो वहां पे उनका कंजर्वेशन होता है। फिलहाल ये स्पीसीज कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो टैक्सोनॉमी का एक ऐसा नहीं कि नए नए ऑर्गेनिज्म सिर्फ खोजते जाओ, आइडेंटिफाई करते जाओ, क्लासिफाई नहीं, पुराने स्पीसीज को भी कंजर्व करना और सेफ रखना है। ठीक है। इससे क्या होगी, उसको हम म्यूजियम में या इस तरीके से कहीं पे भी रख देंगे। ठीक है। तो ये इससे क्लासिफिकेशन करने में बड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है स्टूडेंट। तो दीज आर व्हाट द एम ऑफ टेक्सोनॉमी और द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट अब टेक्सोनॉमी जानने के बाद एक चीज हमें जानना और जरूरी हो जाता है। टेक्सोनॉमी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ये सिस्टमैटिक्स क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं और फिर उसको हम टेक्सोनॉमी से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक जो है ये सिस्टेमा वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से बना हुआ है स्टूडेंट? ये जो है ये सिस्टेमा वर्ड से बना हुआ है। और इस सिस्टेमा वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत आपको? ठीक है भाई, सिस्टमैटिक सिस्टेमा वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को हमें सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। ठीक है। अब सिस्टमैटिकली कैसे अरेंज करेंगे, तो आप समझो कि इसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का क्या मतलब है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का सीधा मतलब हो जाता है स्टूडेंट कि इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ रेस्पेक्ट टू सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ द कैरेक्टर अमंग देम। सिस्टमैटिक की पूरी डेफिनेशन में लिखता हूं, इसको आप समझिएगा। इट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लिविंग, systematic arrangement of all living, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विथ, ठीक है, ध्यान समझना, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सिमिलरिटीज, ठीक है, सिमिलरिटीज और क्या, एंड डिफरेंसेस ऑफ, किसके डिफरेंसेस? कैरेक्टर्स अमंग देम। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, समझते हैं। इट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दरअसल सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और ये क्वेश्चन है रैंडमली ऐसे भटकता रहता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। बड़ा सिंपल सा है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही क्वेश्चन आएगा कि सिस्टेमा का मतलब क्या होता है या सिस्टमैटिक वर्ड किससे बना हुआ। पर डेफिनेशन ये बता रही है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टमैटिकली कैसे अरेंज करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ द कैरेक्टर अमंग देम, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलरिटीज हैं उनको एक ग्रुप में आप रख दीजिए, और क्या डिसिमिलरिटीज है या फिर कहिए क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम ऐसे जो डिफरेंस हैं उनको अलग कर दीजिए। मतलब आप सिंपल समझो,
कि अगर हम क्लास में बैठे हैं और हमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है या फिर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो सिमिलर करेक्टर वाले या एक जैसे करेक्टर वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, हम उनको एक तरफ लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जो वीक स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको अलग एक पॉइंट आउट कर लेते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको अलग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो सिमिलर क्वालिटी वाले हैं या सिमिलर ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने एक तरफ रख दिया, और जो उनसे वेरी करते हैं ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हमने अलग कर लिया। तो मतलब कि उस पूरे पॉपुलेशन में दो ग्रुप हमने तैयार कर लिया। एक वो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जो कि पढ़ने में बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, और दूसरा वो जो थोड़े वीक हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में क्या सिमिलरिटीज है तो सिमिलरिटी बेस पे एक ग्रुप बना लेंगे, और क्या डिफरेंसेस है उसके बेस पे एक ग्रुप बना लेंगे। यही है क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। किसी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होने का मतलब सिंपल है क्या, कि उसके करेक्टर के डिफरेंसेस और सिमिलरिटी जो है उसके बेस पे उन्हें क्या करना, डिवाइड करना, अलग करना। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब सिस्टमैटिक में एक चीज और याद रखेंगे भाई, सिस्टमैटिक के लिए थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि सिस्टमैटिक किस पे बेस्ड है या कैसे चलती है। तो सिस्टमैटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर मैं यहां लिखूं कि द सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड है भाई सिस्टमैटिक्स में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप उसमें ये चीज तो जरूर होगी, अमंग द ऑर्गेनिज्म, अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जरूर देखने को मिलता है सिस्टमैटिक में। ये वाले लाइन को आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, सिस्टमैटिक में। और सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते कैसे हैं, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं उनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटी के बेस पे एक अलग ग्रुप क्रिएट करते हैं। यार इतनी बातें क्लियर है स्टूडेंट, श्योर। चलिए, सिस्टमैटिक एक्चुअल में क्या है, तो दरअसल ये टेक्सोनॉमी की एक ब्रांच है। तो यहां पे एक वर्ड आप और ले लीजिए कि ये क्या है, सिंपल, कि इट्स अ ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, इट्स अ ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्सोनॉमी का ये क्या है, एक ब्रांच है। मतलब टेक्सोनॉमी बड़ा है और सिस्टमैटिक छोटा है। मतलब टेक्सोनॉमी के अंदर ही आता है क्या, सिस्टमैटिक। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक के बारे में। अब थोड़ा सा हम टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक को कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट दोनों को कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा। हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया भाई। चलो, मैंने कहा सर यहां पे टेक्सोनॉमी, मैंने लिख दिया टेक्सोनॉमी, ठीक है। दूसरा मैंने एक तरफ लिख दिया मैंने सिस्टमैटिक। तो टेक्सोनॉमी वाला जो टर्म है वो एपीडी कैंडॉल इन्होंने दिया है, एपीडी कैंडॉल, ये जो है इन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दिया एपीडी कैंडॉल। ठीक है, ये और सिस्टमैटिक टर्म जो है वो लीनियस ने दिया है। ये चीज आप याद रख लो, लीनियस ने दिया है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस इन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड दिया है, और टेक्सोनॉमी टर्म एपीडी कैंडॉल दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, टेक्सोनॉमी जब भी बोली जाए तो डेफिनेटली ये होल टेक्सोनॉमी इसमें कवर हो रही है, पूरी टेक्सोनॉमी कवर हो रही है। मतलब एक्चुअल टेक्सोनॉमी यही है, पूरा होल टेक्सोनॉमी है। ये टेक्सोनॉमी होल टेक्सोनॉमी है, मतलब ये पूरी टेक्सोनॉमी है। ठीक है, लेकिन ये टेक्सोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है, मैंने पहले बताया, ब्रांच है, तो स्मॉल टेक्सोनॉमिकल पार्ट।
ये क्या है? स्मॉल टेक्सोनॉमिकल पार्ट है ये टेक्सोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है। कौन? सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी में जनरली हमने क्या कहा कि हमने कहा कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक। कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। और फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यही करते हैं। तो मेन जो वर्क है उसमें सबसे मेन वर्क है कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की करते हैं टेक्सोनॉमी में, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जब भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं, देखो इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये पर्टिकुलर लेवल पे चलता है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके साथ ही हर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हर एक लेवल पे डिस्क्रिप्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये प्लांटी है, हाँ, कि इसका किंगडम प्लांटी है। फाइलम इनका जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म वो क्यों है या किंगडम प्लांटी क्यों है, तो हर जगह पे वजह बतानी पड़ेगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन करते चलते हैं, हर जगह पे डिस्क्रिप्शन करते चलते हैं। क्योंकि यहां पे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या छोटे स्टेप पे, एक छोटे टेक्सोनॉमिकल पार्ट पे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही होल टेक्सोनॉमी आ जाती है तो 1.8 मिलियन स्पीसीज के अगर डिस्क्रिप्शन में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल टेक्सोनॉमिकल पार्ट में ही डिस्क्रिप्शन पॉसिबल है, ठीक है। टेक्सोनॉमी का अपना एक लॉ होता है, इट इज बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल। ये रूल और प्रिंसिपल पे काम करता है, बेस्ड ऑन रूल एंड, ठीक है, प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक में ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक में उसका कोई बधा हुआ रूल नहीं है। भाई डिस्क्रिप्शन करना है तो हम किसी भी तरीके से इजी वे में जैसे डिस्क्रिप्शन कर पाए उस तरीके से कर लेते हैं। पर याद रहे कि इसमें हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड वर्क करेंगे। किस पे बेस्ड वर्क करेंगे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या कभी कभी इसको फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी लिखते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहां पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड वर्क करेंगे स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। हम अब टेक्सोनॉमी को इलेबोरेट करने चल रहे हैं, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और देखते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, थोड़ा सा टेक्सोनॉमी के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन हम वहां तक टॉपिक को डिप करेंगे, कुछ टॉपिक को हम डिप करेंगे जहां पे हमें लगेगा कि क्वेश्चन वहां से अराइज हो रहा है, ठीक है। पर उस टॉपिक पे हम बहुत डिप नहीं करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन मिलते ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के लेवल को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पे समझिए कि टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी की बात आती है, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के दो टाइप्स हो जाते हैं जनरली। एक तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी स्टूडेंट। दूसरा जो होता है, दूसरा वाला, वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी हो जाती है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ये दो तरीके की टेक्सोनॉमी हो जाती है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी की जो शुरुआत है, ये वाली जो टेक्सोनॉमी है, इसकी शुरुआत जो है, इसकी बिगिनिंग जो है, इस पे काम करना शुरू तो बहुत पहले से, जो पहले की टेक्सोनॉमी है वो क्लासिकल ही है। मतलब कि जो एरिस्टोटल ने किया या जो थियोफ्रेस्टस
विच इज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, जो थियोफ्रेस्टस है, एरिस्टोटल हैं, वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी की शुरुआत की, बिगिनिंग उन्होंने ही किया था। ठीक है, ये जो नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल इन्होंने क्लासिकल टेक्सोनॉमी की शुरुआत की अपने समय में। उन्हें जो भी उनके पास एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, इनके स्टूडेंट भी इनके साथ थे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट पे वर्क किया है, तो उन्होंने जो भी एनिमल प्लांट थे उनको लिस्टेड किया। ठीक है, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ऐसा नहीं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी की शुरुआत की थी जूलियन हक्सले ने। जूलियन हक्सले, ये जूलियन हक्सले जो साहब हैं, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी की शुरुआत की। मॉडर्न टेक्सोनॉमी पे काम करना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, इससे इंप्रूव करके चीजों को। ठीक है, लेकिन इसके जो फादर हैं, शुरुआत इन्होंने किया, तो इसके फादर भी यही हैं। इसके जो फादर हैं, इन्होंने बिगिनिंग भी कर रखी थी, और इसके फादर भी यही हैं। खुद ये फादर है, फादर ऑफ, अगर क्लासिकल टेक्सोनॉमी पूछा जाए तो हम सिंपल बोलेंगे एरिस्टोटल को। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर की बात की जाए तो इस शुरुआत तो उन्होंने किया पर पूरा नहीं कर पाया, तो इसका क्रेडिट दूसरे को जाता है, और वो फादर ऑफ जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो है कैरोलस लीनियस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लीनियस साहब है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिस्टोटल ही ने बिगिनिंग किया उसका, और उसके फादर हैं, पर यहाँ पे इसकी बिगिनिंग जूलियन हक्सले ने किया था, पर इसके फादर कौन है, क्योंकि उसको कंप्लीट वर्क नहीं कर पाए, कंप्लीट वर्क लीनियस ने किया, इसलिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर लीनियस। ठीक है, लीनियस जी है, कैरोलस लीनियस। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में एक बात और याद रखना है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी जब भी की जाती है ना, तो ऊपर व्यू पे, ऊपर सरफेस लेवल पे, मतलब बाहर से ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। जैसे हमें किसी को प्लांट को क्लासिफाई करना हुआ, तो प्लांट की लीफ को पकड़ लो, उसके फ्लावर को पकड़ लो, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे जो है ये टेक्सोनॉमी की जाती है। ठीक है, कि अगर लीफ के बेस पे प्लांट को क्लासिफाइड कर दो, फ्लावर के बेस पे प्लांट को क्लासिफाइड कर दो, है ना, इस तरीके से। तो यहां पे ये जो चीज है, ये वाले जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, वो मार्फोलॉजिकल स्टडी पे बेस्ड है। ठीक है, मार्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं यहां पे। ठीक है, ये मार्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मार्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। पर यहां पे सिर्फ मार्फोलॉजी से काम नहीं चलती है। मार्फोलॉजी तो हम देखते ही हैं, मार्फोलॉजी तो देखते ही हैं, लेकिन साथ में एक चीज और देखते हैं, क्या, एनाटॉमी, अंदर के स्ट्रक्चर, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। और इतना ही देखें तो ठीक है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी के साथ साथ हम कभी कभी फाइलोजेनेटिकल वर्क या फिजियोलॉजिकल, यहां पे फिजियोलॉजिकल एंड फाइलोजेनेटिकल इतना काम कर लेते हैं। थोड़ा सा समझ रहा है स्टूडेंट, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। यहां पर मार्फोलॉजी पे ही काम करते थे। पहले लोग क्या करते थे, एकदम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बाहर से देखा कि ये इस तरीके से लग रहा है, ये लीफ है, ये फ्लावर है, या ये बर्ड्स हैं, ठीक है, या उनकी जर्मिनेशन की जो भी सिचुएशन है, उस बेस पे आउटर सरफेस लेवल पे बाहर से जो फीचर दिखते थे उस बेस पे क्लासिफिकेशन किया। लेकिन ये जूलियन हक्सले ने मार्फोलॉजी देखी, फिर उसके अंदर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी देखा, उसकी फंक्शनैलिटी फिजियोलॉजी भी देखी उसकी, और इसके साथ फाइलोजेनेटिकल का मतलब वही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया। तो ये वाली चीज कहां देखने को मिलेगी आपको, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी। आज की जो टेक्सोनॉमी है उसमें ये सारी चीजें याद रखी जाती है। एक चीज आपको मैं और बता दूं स्टूडेंट, कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो होती है उसमें स्पीसीज की स्टडी करते हैं हम लोग, स्पीसीज तक स्टडी करते हैं, स्पीसीज को ही जो है एक यूनिट मानते हैं, इसमें स्पीसीज की स्टडी करते हैं। और सबसे छोटी यूनिट क्लासिफिकेशन की स्पीसीज है इसको, ठीक है, स्पीसीज स्टडी करते हैं हम लोग। जब भी हम करेंगे तो किसी स्पीसीज पे, मतलब क्लासिकल टेक्सोनॉमी करने के लिए हमें स्पीसीज टू स्पीसीज जाना पड़ेगा और उस स्पीसीज के लेवल पे क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन यहां पे स्पीसीज नहीं, स्पीसीज तो करते ही हैं,
स्पीसीज में एक चीज और देखते हैं कि जो उससे छोटी यानी सब स्पीसीज जो है, ठीक है, और इसके साथ साथ ट्राइब, ये इससे भी छोटी टेक्सोन है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। हम लोग अगला टॉपिक लेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे, ठीक है। और ट्राइब, रेस हो गया, रेस, तो ये कुछ स्पीसीज से भी छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है, टेक्सॉन है। तो इन सारे टेक्सॉन की भी स्टडी करते हैं, सिर्फ स्पीसीज से ही काम नहीं चलता, उसकी सब स्पीसीज या ट्राइब, रेस, वैरायटी, इस लेवल तक की स्टडी की जाती है स्टूडेंट। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यहां हम सिर्फ स्पीसीज पे वर्क कर लेते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज, यहां उससे भी छोटी जो वैरायटी है उसमें स्टडी की जाती है स्टूडेंट। अब एक चीज और याद रखना कि जब भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमको ये सुनने में आता है कि जैसे साइटोटेक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फिर जेनेटिक्स या एवोल्यूशन, ये जो भी वर्ड आप सुनते हो वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो, न्यूमेरिकल हो या फिर साइटोटेक्सोनॉमी है, तो ये सारी चीजें मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर आती है। फिलहाल हम इसको और इलेबोरेट करेंगे इसके जगह पर जहां पे हमें ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन पे भी हम इसको इलेबोरेट कर देंगे, और भी चीजें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर। फिलहाल अभी आपको इतना जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। कभी कभी बुकों में ऐसे भी वर्ड लिखे जाते हैं कि अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो समझो मेरी बात को। अल्फा टेक्सोनॉमी अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, कि कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अल्फा टेक्सोनॉमी क्या है, अल्फा टेक्सोनॉमी। अब अल्फा टेक्सोनॉमी क्या है भाई, क्या है अल्फा टेक्सोनॉमी? या कभी कभी ऐसा लिख दिया कि बीटा टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। तो अल्फा का मतलब यही हो जाता है, समझो, ये क्लासिकल वाला जो टेक्सोनॉमी है वो अल्फा टेक्सोनॉमी है, मतलब वो टेक्सोनॉमी जो मार्फोलॉजिकली बेस्ड हो। तो मतलब आप समझ लो कि जो सीटी है, शॉर्ट वर्ड में सीटी जो है, या जो मार्फोलॉजिकली बेस्ड है वही अल्फा टेक्सोनॉमी है। और जो मार्फोलॉजिक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजिकल, फाइलोजेनिक, इस मैनर पे बेस्ड है, मतलब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, उसी को क्या कहेंगे, बीटा टेक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी वर्ड याद रखना, मतलब बीटा टेक्सोनॉमी का मतलब कि ये जो टेक्सोनॉमी है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दोनों बेस पे है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दोनों बेस पे है। लेकिन अगर कभी ओमेगा टेक्सोनॉमी की बात आ जाए, अगर एक और वर्ड में यहां यूनिक लिख देता हूं, अगर कहे कि ओमेगा टेक्सोनॉमी, तब क्या बोलेंगे आप, तब क्या बचा आपके पास भाई, ओमेगा टेक्सोनॉमी के लिए ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो ओमेगा टेक्सोनॉमी में स्टूडेंट याद रखना कि जो भी हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वही होगी, बस विथ डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शनल पैटर्न पे स्टडी होगी, मार्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी। मतलब यहां पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहां पे याद रख लेना, मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, ये दोनों स्टडी होगी, मतलब पूरा ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी ही है स्टूडेंट। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये डिस्क्रिप्शनल मैनर है। ये कैसा मैनर है, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, ये मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहां पर ओमेगा टेक्सोनॉमी में मॉडर्न टेक्सोनॉमी ही है, पर वहां पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यहां डिस्क्रिप्ट मार्फोलॉजी एनाटॉमी की डिस्क्रिप्शन कर देंगे, ठीक है, और यहां पे मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिक वर्क करेंगे पर डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ मार्फोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा टेक्सोनॉमी, ये कुछ और स्पेशल टाइप के टेक्सोनॉमी हो जाते हैं जो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन जब हम इससे रिलेटेड लेंगे तो वहां पे हम सारे डाउट और भी जो आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग बन रहे होंगे उसको भी हम खत्म कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।